नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आज पतंजलि को लेकर बड़ा गहमागहमी हुई। पतंजलि हम सब जानते ही हैं कि एक स्वदेशी कंपनी है। पतंजलि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2005-6 की तरफ बनाई थी और देश को पतंजलि ने वो सब कुछ दिया जिसका देश अधिकारी था। ये भी सही बात है कि हमारे देश का जो नेचुरल स्वभाव है वो प्राकृतिक चिकित्सा पर है। प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ किचन चिकित्सा पे है। किचन की बात मैं करता हूँ यानी कि रसोई में जो चिकित्सा चलती है उससे है। और हमारे देश का स्वभाव आयुर्वेदिक है। मैं आज भी मानता हूँ कि 100 में 95% लोग डॉक्टर के पास मजबूरी में जाते हैं, चाहे वो वैद्याचार्य हो मतलब आयुर्वेद का डॉक्टर हो, या फिर वो यूनानी दवा खाना हो और या अंग्रेजी दवा खाना हो। हमारे यहाँ लोग किचन में यानी कि लोग रसोई में विज्ञान ढूंढते हैं, रसोई में उपचार ढूंढते हैं। इसके बाद भी आज की तारीख में कुछ समय से, मैं बहुत लंबे समय से नहीं कह रहा हूँ, खासतौर से कोरोना के बाद लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लोगों का होम्योपैथ पे विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि जिस समय कोरोना चल रहा था उस समय एलोपैथ के पास उसका इलाज नहीं था। अस्पतालों में भी जो एडमिट किया जा रहा था वहाँ काढ़ा ही दिया जा रहा था इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए। अब उसके अलावा लोग कोरोनिल ले रहे थे या इस तरह की और दवाएं ले रहे थे। तो ये तो पक्की बात है कि भारतवर्ष में आयुर्वेद पर जो लोगों का विश्वास है वो किसी पर नहीं। ये भी सही बात है कि आयुर्वेद भारत की जान है और आयुर्वेद जो भारत की जान है उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी की सरकार ने WHO के साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन किया। गुजरात में एक प्रयोगशाला खोली। उस प्रयोगशाला को एविडेंस बेस्ड एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्गम करना है, उसको खोज करना है। कुल मिलाकर हम उपचार ट्रेडिशनल जानते ही हैं, लेकिन उसको इंटरनेशनल ब्रांडिंग या अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसको स्वीकार्यता मिले, इसके लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए रिसर्च सेंटर मोदी जी ने खोला है और उसको WHO के नेतृत्व में चला रहे हैं। वर्ल्ड के प्रत्येक वो लोग जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन लेते हैं उसका एविडेंस ही परीक्षण होना है। 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और हजारों करोड़ रुपए का उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो सिर्फ भारत उसका वहन करने को तैयार है। मतलब साफ है कि जो एलोपैथ बनाम ये चल रहा है, आयुर्वेद चल रहा है, उसमें मैं ये नहीं कहता कि कौन सी सही कौन सी गलत है, लेकिन हमारी स्वदेशी तो स्वदेशी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों को, एक पार्टिकुलर समुदाय को, या वो जो समुदाय जिसको मूत्र से नफरत है, हालांकि वो कौन सा मूत्र पीते हैं, वो मूत्र पी लेते हैं ऊंट का। मैंने कई वीडियो देखे हैं, उंजली लगाकर ऊंट का मूत्र पीते देखा है, लेकिन गौमूत्र से उनको एलर्जी है। और इतनी एलर्जी है कि उनको बाबा रामदेव के किसी भी प्रोडक्ट से एलर्जी है। यहाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि छुप छुप कर वो उनकी मेडिसिन लेते हैं, छुप छुप कर लाइलाज बीमारियों का जो आयुर्वेद उपचार है वो करवाते हैं, लेकिन खुल कर नहीं बोलते, क्योंकि उनका रिलीजन उनको पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। खैर, हाँ, ये आयुर्वेद के विषय में मैं बात कर रहा था। तो बाबा रामदेव के शोज़ सुबह डेली चलते हैं। कभी आस्था पर चलता है तो कभी इंडिया टीवी पर चलता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कुछ तो लाइव शो चलते हैं। इन शोज़ में वो लोगों को खड़ा करते हैं। लोगों को खड़ा करके ये बताते हैं कि भाई ये लाइलाज बीमारी थी, इस बीमारी में इनको देखो सही हुआ है, इनके ये एविडेंसेस हैं, इनके ये पर्चे हैं जिसमें डॉक्टरों ने ऐसा कह दिया था, वैसा कह दिया था। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बाबा रामदेव जी ऐसा कहते समय बहुत ज़्यादा कभी ज़्यादा बोल जाते हैं और ज़्यादा बोलते समय वो एलोपैथ को क्रिटिसाइज़ कर जाते हैं और एलोपैथ को इतना क्रिटिसाइज़ कर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि लोगों का विश्वास पूर्ण रूप से ख़त्म करना एलोपैथ पर, एलोपैथ को। इसको ध्यान में रखते हुए IMA ने मुकदमा डाल दिया है डिफेमेशन का कि एलोपैथ के खिलाफ बोल रहे हैं। हालांकि IMA के चेयरमैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने, उस समय के IMA के चेयरमैन को, मतलब पहले के IMA के चेयरमैन को दिल्ली हाई कोर्ट ने कन्वर्जन के मामले में आड़े हाथों लिया था।
ये कहा था कि आईएमए का प्लेटफॉर्म कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। आईएमए के प्लेटफॉर्म को लेकर हिंदुत्व के लिए उल्टा सीधा नहीं कहा जा सकता। आईएमए के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर किसी पार्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। बाद में वो माफ़ी मांग ली गई और माफ़ी माफ़ भी कर दी गई, जबकि ये बहुत बड़ा विषय था हमारे देश के लिए कि हमारे देश की मूल संस्कृति में पले बड़े लोग जो कि मूल संस्कृति को मानते हैं, उनको किसी ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जिसका सर ना पैर कुछ नहीं मिलता और जिनके सिर्फ भ्रम बस वो दुनिया को अपनी तरफ लेना चाहते हैं, रॉन्ग कॉन्सेप्ट के आधार पर चलने वाले लोग, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने नोटिस कर दिया, बाबा रामदेव को ऑर्डर कर दिया कि ऐसा ना करें। बाबा रामदेव ने उसके रिएक्शन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि बाबा रामदेव या वो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया में बात नहीं करेंगे, लेकिन बाबा रामदेव ने सुबह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट होकर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस ऑर्डर को या सुप्रीम कोर्ट की जो गलतफहमियां हैं उन गलतफहमियों को मैं दूर करूंगा। और हमारे पास बहुत सारे क्लिनिकल टेस्ट हैं, हमारे पास एक लेबोरेटरी है, हमारे पास लोग हैं जिनका हमने उपचार किया है, उन सबको न्यायालय में उनके एफिडेविट लगाएंगे ताकि न्यायालय की गलतफहमियां दूर हो सके। इस बात को सुप्रीम कोर्ट में आईएमए ने दूसरे तरह से प्रेजेंट। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली की अदालत में मामला था। ऑनरेबल जस्टिस अमानुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में बैठते हुए सीधा उनको कंटेम्प्ट का नोटिस कर दिया। कंटेम्प्ट का नोटिस करने के बाद ये हुआ कि बाबा रामदेव जी उसमें प्रेजेंट होंगे। बाबा रामदेव जी प्रेजेंट नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा नोटिस किया। दूसरे वाले में जब कंटेम्प्ट मान लिया यानी कि शो कॉज नोटिस डाल दिया तो फिर उनकी अनकंडीशनल अपॉलजी आ गई, यानी कि माफीनामा भेज दिया उन्होंने। माफीनामा पिछली तारीख को चूंकि ऑन रिकॉर्ड हो नहीं पाया था, रिकॉर्ड पर चढ़ नहीं पाया था, इसलिए पिछली तारीख को उन्होंने माफी देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि अगली तारीख में इसको रिकॉर्ड पर चढ़ जाने दीजिए। आज उसकी तारीख थी, कल वो रिकॉर्ड पर चढ़ा। अब आज तारीख में ऑनरेबल कोर्ट के सामने इन दोनों की बात आई। बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आई कि भाई हमने आपको नोटिस किया था, आपने 3 बार हमारे आदेशों की अवहेलना करी, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो पिछली तारीख पर आपका टिकट लगाया गया था, आपको अपॉलजी आनी थी, अपॉलजी आई 30 तारीख को और आपका टिकट 31 का था, जबकि ये शो किया जा रहा था कि बाबा रामदेव देश के बाहर जा चुके हैं। तो फिर 31 का टिकट जिसकी 30 को वैलिडिटी ही नहीं है, 30 को आपको हमारी अदालत में आना है या 30 को आपको एफिडेविट लगाना है, तो आप विलफुली हमको अंधा समझते हैं, हमको दिखाई नहीं देता है और इसलिए आप इस तरह का मिसलीडिंग एफिडेविट डालते हैं। अगली बात ये आई कि जब अनकंडीशनल अपॉलजी मांग ली गई तो ये हुआ कि आपने अदालत में एफिडेविट लगाने से पहले उसको मीडिया में दे दिया, यानी कि आप पब्लिसिटी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अदालत पर कम। और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक और बात आई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही और कहा कि आप अपॉलजी केवल कागज पर दे रहे हैं, आप जो माफीनामा है वो कागज पर दे रहे हैं, आपकी हरकतें ठीक नहीं, आप गलत तरीके से वो सब कुछ करते हैं, आप हमको अंधा समझते हैं और टिकट की बिना वैलिडिटी की टिकट हमको लगा देते हैं जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उस दिन की। और इसके अतिरिक्त स्टेट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उनका कहना था कि स्टेट डिपार्टमेंट को 2021 या उससे पहले नोटिस किए गए थे और स्टेट की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको कहा गया था कि मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है इनको रोका जाए। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का नोटिस जिस समय स्टेट दे रहा था बाबा रामदेव जी को, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उनको रिप्लाई दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहने के लिए नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोलने के लिए नहीं कहा या ऐसा बोलने के लिए मना नहीं किया, ये सब ग्राउंड दे रहे थे। जबकि हकीकत यह है कि आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी कह रही थी कि आपको मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए और आपको वो बात समझ नहीं आ रही थी। आप कह रहे थे मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अगली बात उन्होंने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी के उस समय से लेकर अब तक जितने अधिकारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन सबको कोर्ट में पर्सनली
एफिडेविट लगाना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाना है और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाकर उनको बताना है कि आखिर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। जो इस समय का लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट में ही थे। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा साहब स्पेयर मी, मुझे छोड़ दीजिए, बाकी सबके खिलाफ करिए, मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे पास तो अभी हाल ही में ये दायित्व आया है। जब ये ऑर्डर हुए, जब ये चल रहा था, तब मेरे पास दायित्व ही नहीं था। जिन लोगों के पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन लोगों से आपको कहना चाहिए, मुझे इस मामले में क्षमा कर दीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब हम आपको मना कर रहे हैं। तो पिछली बार जो एफिडेविट फाइल किया था पतंजलि ने, वो कंडीशनल था। बाद में लोगों ने सलाह दी तो पहला वाला एफिडेविट विड्रॉ किया गया और बाद में अनकंडीशनल अपॉलजी डाली गई, यानी कि अनकंडीशनल माफी मांगी गई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का या सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शन है उनकी अवहेलना करने पर माफ किया जाए, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। और ये एश्योर्ड करते हैं कि कभी नहीं होगा। इस बात को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो अलग बात है कि प्रशांत भूषण कुछ भी कहते हैं, 1 रुपए की पेनल्टी लगाकर ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन बाबा रामदेव और बालकृष्ण को इस मामले में माफी नहीं दी जा सकती। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के मन में ये हो रहा होगा कि आप माफी मांगने से पहले पब्लिसिटी कर देते हैं, माफी मांगने से पहले आप उसका खंडन करते हैं और आप मीडिया में रोज स्टेटमेंट भ्रामक देते हैं, जिससे कोर्ट की शान को खतरा है, कोर्ट को निगलत दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने कहा कि आप जानबूझकर ये फॉरेन ट्रिप का ड्रामा दिखा रहे हो, हकीकत ये नहीं। अच्छा, इस सब के पीछे का ग्राउंड क्या है, इस सब के पीछे का कारण क्या है? इन सब के पीछे जो कारण है वो ये है कि बाबा रामदेव जो गारंटी लेते हैं, आजकल मोदी जी की गारंटी चल रही है, इससे पहले गारंटी देने वालों में अरविंद केजरीवाल बहुत सारी गारंटियां दे रहे थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल एफिडेविट पर गारंटी दे रहे थे और वो गुजरात के चुनाव में, और वो गारंटियां फंस गई हैं एफिडेविट की गारंटी। इस आजकल मोदी जी की गारंटियां चल रही हैं। मोदी जी की गारंटी के साथ ही बाबा रामदेव लाइलाज बीमारियों की गारंटी दे रहे थे, 100% क्योर करने की बात कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि हम इसको पूर्ण रूप से सुधार लेंगे, पूर्ण रूप से सही कर देंगे। आईएमए का कहना यह था कि कोई भी डॉक्टर या मेडिसिन ऐसा दावा नहीं कर सकती कि वो 100% किसी को क्योर कर लेंगे। ये झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। ये मिसलीडिंग है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, अपनी प्रोडक्ट को बेचना और अपने प्रोडक्ट को सुपर सिद्ध करना और एलोपैथ को नीचा दिखाने वाली बात है, एलोपैथ को भ्रष्ट बताने वाली बात है, एलोपैथ को समाप्त करने की बात है, लोगों का विश्वास एलोपैथ पर गिराने की बात है। इसलिए बाबा रामदेव ये प्योर क्योर की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो 100% किसी को सही कर देगा। ये मिसलीडिंग है और ये सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बाबा रामदेव को इस तरह का प्रचार करना या इस तरह का बयान देना बंद करना चाहिए। पतंजलि को इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट बंद करने चाहिए और पतंजलि को ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। उसके बाद बाबा रामदेव लगातार ये कहते गए कि हम अपनी बात पर अड़े हुए हैं, हमारी बात बिल्कुल सत्य है, हम इसको प्रूफ कर देंगे, मेरे पास एविडेंसेस हैं, क्लिनिकल टेस्ट हैं, सब कुछ कहते रहे। लेकिन अभी जब बाबा रामदेव फंसते दिखाई पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल अपॉलजी मांग ली। एक अनकंडीशनल अपॉलजी का मतलब ये भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोडक्ट पर मांगी, मतलब प्रोडक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था उस पर मांगी, आपके प्रोडक्ट को नीचा बताने की, मतलब आपके प्रोडक्ट को हटाने या उसको कुछ मिसलीडिंग करने का, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट ने जब आपको पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया तो आप उस पर्सनल अपीयरेंस पर नहीं आए, इस बात का कंटेम्प्ट है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने हैं, उन सबको मिलाकर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बाबा रामदेव ने उनके आदेशों का कंटेम्प्ट किया है, उनके द्वारा की जाने वाली बात का कंटेम्प्ट किया है, उनके द्वारा किए गए डायरेक्शन का कंटेम्प्ट किया है और वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट लगातार देते जा रहे हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस उनके खिलाफ चलाएगा क्योंकि अपॉलजी माने से मना कर दी है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलने पर क्या क्या निकल कर आएगा, बाबा रामदेव जैसी ताल ठोक रहे थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट को कन्फ्रंट करूंगा, मुझे लगता है जब कंटेम्प्ट का केस चलेगा ही तो बाबा रामदेव को ये जो एडवर्टाइजमेंट का मामला उनके खिलाफ है
उसको ये कहना चाहिए कि मेरे पास क्लिनिकल टेस्टेड हैं, इनको लेकर हमने जो कहा वो अपनी नज़र में बिल्कुल ठीक कहा और हम ऐसा करने में सफल हैं। अगर बाबा रामदेव के पास वाकई में कुछ ऐसा सामान है, बाबा रामदेव वाकई में 100% क्योर करते आए हैं, तो उसको क्लेम करने में क्या बुराई। अब कंटेम्प्ट तो हो ही गया है, ऐसी परिस्थिति में अपनी पूरी बात तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। बाकी आगे जो अगली तारीखों में होगा उस पर हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।